गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। सरजीत जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास के बाद आपसे। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? जी सर, वेरी गुड सर। तबीयत ठीक है कुलदीप जी? जी जी सर, जी सर, जी सर, ध्यान रखिए भाई अपना। जी सर, थैंक्स सर। कल की क्लास में हम लोग 330 कंप्लीट कर चुके हैं आईपीसी का, और 330 के बाद आपके जो 31, 32, 33 और 34, 35 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये 336 तक जो है आप ये सेल्फ देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेशन यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज की धाराएं हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके ये देखते हैं, तीन धाराएं देख लेते हैं इसकी, 336, 337 और 338, ठीक है जी। राजकुमार जी क्लास से जुड़े हैं, वेलकम राजकुमार जी। जी 336 कह रहा है एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये कह रहा है whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 250 rupees or with both। देखिए 336 ये कह रहा है कि ऐसा कोई कार्य कोई व्यक्ति करेगा जिससे दूसरे का जीवन या किसी की व्यक्तिगत सुरक्षा, क्षेम, सेफ्टी खतरे में पड़ जाए, तो वैसे व्यक्ति के लिए 336 में सज़ा का प्रावधान किया है। और सज़ा कितनी है भाई? 3 माह तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है वैसे व्यक्ति को, और 250 रुपये तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है भैया। मनीष चौधरी जी वेलकम इन क्लास जी। अब 337 और 338 ये दो धाराएं अक्सर हम लोग कहाँ देखते हैं, किन एफआईआर्स में मिलती हैं हमें ये धाराएं? शोभित? ज्यादातर सर ये जो मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड मामले होते हैं, रोड एक्सीडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ उन एफआईआर में ये धारा देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? 337 कह रहा है कॉजिंग हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। देखिए 336 में तो क्या हुआ था, उतावलेपन से कोई कार्य किया जा रहा था जिससे किसी की मानव जीवन की या दूसरे की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ रही थी। 337 से क्या हुआ? 337 कह रहा है कॉजिंग हर्ट। 337 लग जाएगी यदि वैसे कृत्य से क्या हो जाएगा, किसी को हर्ट हो जाएगा, ठीक है डियर। ये कह रहा है whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both, ठीक है। तो यहाँ 337 लग जाएगी यदि किसी को हर्ट हो जाएगा, किसी को उपैती कारित हो जाएगी तो 337 लगेगी। और कितनी सज़ा का प्रावधान है? 6 माह तक की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना। इज दैट ओके? 338 बात करता है वैसे ही कृत्य से कैसी ग्रीवियस हर्ट यदि हो जाए। ग्रीवियस हर्ट, कल्पना, ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा हमने कौन सी धारा में पढ़ी है? सर 320। 320, बहुत बढ़िया। फिरोज खान, कितने आधार हैं 320 में? कितने प्रकार हैं 320 में जिनके कारण उपैती, घोर उपैती कहलाती है? फिरोज? जी सर। कितने आधार हैं बेटा?
सर अभी ध्यान नहीं मेरा। देखिए आप लोग क्या करते हो कि कंटिन्यू क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, और रेगुलर या क्लास आप ज्वाइन नहीं कर पाते, बाय चांस कोई मजबूरी हो सकती है, तो आप यूट्यूब पे पूरी पूरी वीडियो आपको मिल जाती है, उसे भी देखने का कष्ट नहीं करते हो। फिर आपने जो 320 जिस दिन पढ़ाया गया वो क्लास ही ज्वाइन नहीं करी। अगर वो क्लास ज्वाइन की होती तो आप बिल्कुल धमाकेदार तरीके से जवाब देते। तो भाई बी कंटिन्यू इन क्लास। और अगर किसी वजह से देखिए किसी के भी साथ हर्ज मर्ज दुख सुख सब के साथ लगे हुए हैं, अगर बाय चांस वो क्लास आप ज्वाइन ना कर पाओ तो आपको तत्काल यूट्यूब पर सुबह के टाइम आपको वो क्लास पूरी अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहाँ जाके उसको देख लीजिए। क्यों? कल्पना आप बता दीजिए फिरोज को कि कितने आधार हैं 320 में, जहाँ घोर उपैती 8 आधार हैं, 8 प्रकार की परिस्थितियां हैं। अगर वैसी कोई परिस्थिति है तो उपैती घोर उपैती कहलाती है। ठीक है डियर? चलिए, तो 338 बात कर रहा है कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। देखिए 36, 37 और 38 ये तीनों धाराएं रेस और नेग्लिजेंट एक्ट के द्वारा, पहले वाले में तो खतरा उत्पन्न हो रहा है 36 में, 37 में क्या हो रहा है, 37 में उसको उपैती हो जा रही है। मोहम्मद उवैस जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए भैया जी। और 338 में वैसे ही कृत्य के द्वारा जो उपैती है वो घोर उपैती हो जाती है। तो देखते हैं 338 कितनी सजा की बात करता है। ये कह रहा है whoever causes grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। देखिए तीनों की तीनों धाराएं 36, 37, 38 एक सीरीज में है, और ये ग्रेविटी के साथ जैसे जैसे अपराध की ग्रेविटी बढ़ रही है वैसे वैसे दंड का और फाइन की भी जो माप है वो बढ़ती जा रही है। 336 में कितनी सज़ा थी? 3 माह तक की और 250 रुपये तक का जुर्माना। 337 में कितनी हुई भाई? 337 में कितनी हुई? यहाँ 6 माह तक की सज़ा और 500 रुपये तक का जुर्माना। और 338 जो सबसे इन तीनों धाराओं में सबसे हैवी धारा है वो 338 है। वहाँ सज़ा का प्रावधान कितना है? 2 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और 1000 रुपये तक का 1000 रुपये तक का जुर्माना है। तो ये तीनों धाराएं आपको समझ आई भाई। ये बात करती हैं किस कार्य के बारे में? कार्य वैसा हो जो कि किस प्रकार उतावलेपन या उपेक्षा के कारण किसी व्यक्ति के जीवन को संकट में डाल दे या उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए। तो 336, 337 और 338 ये तीनों धाराएं हैं। पहले वाली जो 336 पढ़ी है हमने उसमें केवल और केवल क्या हो रहा है? खतरा उत्पन्न हो रहा है। 337 में क्या हो रहा है? वहाँ उपैती कारित हो रही है। और 338 में क्या हो रहा है? वहाँ घोर उपैती कारित हो रही है। और इसी के अकॉर्डिंगली इसमें सज़ा का लेवल बढ़ता जा रहा है। इज़ दैट ओके? मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये धाराएं कहाँ देखते हैं? जब कोई दुर्घटना, मोटर दुर्घटना से संबंधित कोई मैटर हमारे सामने FIR देखते होंगे आप, तो उसमें आपको वहाँ नज़र आएगी 337, 338। मान लीजिए उपैती हुई है, घोर उपैती हुई है। ठीक है? इज़ दैट ओके माय डियर? तो यहाँ एक पार्ट जो है उपैती से संबंधित वो इसका अध्याय 16 हम पढ़ रहे हैं, और अध्याय 16 का एक हिस्सा जो उपैती से संबंधित था वो यहाँ 338 पे समाप्त हो जाता है। और यहाँ से एक नया पार्ट इसका शुरू होता है चैप्टर नंबर 16 का। ये बात करता है ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में धाराएं यहाँ से शुरू होने वाली हैं।
ये धारा 339 से शुरू होंगी और ये कहाँ तक जाएंगी कल्पना? जी, सर 348। कुल कितनी धाराएं होंगी इसमें? सर 10 है। 10 है पक्का? हाँ सर 10 है। इतना निराश होकर जवाब क्यों दे रही हैं आप? जी। नहीं सर। बहुत अच्छे। आप तो उत्तराखंड का प्री देने आए थे ना हरिद्वार? हाँ सर गए थे। क्या रहा? सर 40 नंबर कम रह गए। कोई बात नहीं। कितना स्कोर रहा आपका? सर 100 नंबर 100 थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। वहाँ वैकेंसी भी तो बहुत ही कम थी। केवल हाँ सर, केवल वैकेंसी तो कम केवल थी। 2 वैकेंसी पे फाइट थी जनरल कैटेगरी की। तो हाँ 7 थी, 7 में से रिजर्व कोटा बचा के तो ओपन फॉर ऑल जो बची हुई थी वो तो 2 ही बची थी। और हम लोग जो बाहरी स्टेट के लोग होते हैं, हम लोग तो ओपन फॉर ऑल पे लड़ते हैं दूसरी जगह जाके, चाहे हम अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी जी। में क्यों ना आते हों। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, हिम्मत ना हारिए। ओके। परीक्षा, अगली परीक्षा के लिए तैयार रहिए, है ना? ये तो जी सर। निरंतर तैयारी ही आपको सफलता दिला पाएगी। आप ये चाहें कि एक दिन की तैयारी हो गई या एक महीने की तैयारी हो गई हम सफल हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप लोगों को नियमित रूप से अभ्यासरत रहना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ सर। बस हार नहीं माननी है। थॉमस एल्वा एडिशन ने पता है बल्ब बनाने के लिए कितने प्रयोग किए थे? नहीं सर। मोर देन 1000, 1200 प्रयोग जब वो कर चुके थे तो उसके साथी उसके ऊपर हंसने लगे। ये होता ही है, कोई नया आविष्कारक जो होता है, जो नई चीज़ इन्वेंट करता है, उस पर लोग पहले हंसते ही हैं। सपोज कीजिए जब हवाई जहाज़ नहीं था और किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा कि भाई मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो हवा में उड़ेगी, तो क्या किया होगा उसके मित्रों ने? उस पर हंसे ही तो होंगे वो। जी। तो लगभग जब 1200 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हो चुके थे तो उनके संगी साथी सबसे पहले अपने नियर एंड डियर ही तो हंसते हैं हमारे ऊपर कि भाई ये बनेंगे जज, हाँ ये तो बात है ना? तो एडिशन को जब कहा उन्होंने कि भाई ये बनाएगा, दुनिया को प्रकाश देने चला था, तो ऐसे ही लोग खिल्ली उड़ाते हैं। हाँ शोभित, कुछ कह रहे हो क्या? तो एल्वा एडिशन ने उनके अपने मित्रों को, हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही शोभित, मेरी साइड। योर वॉइस इज नॉट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे उनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी भी नहीं है सर। हाँ आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ उनके काफ़ी इन्वेंशन हैं, बल्ब तो उनमें से एक है। हाँ तो एडिशन ने पता है क्या जवाब दिया अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को? वही होते हैं हंसने वाले सबसे पहले। दूर पार का कौन जानता है हमें कि भाई मैं 1200 ऐसे तरीके जानता हूँ जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, है ना? तो बी पॉजिटिव। इंस्पायरिंग सर। तो वो 1200 तरीके जानते थे ना, 1200 बार फेल हो चुके थे वो, और फिर उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसको पूरा किया और दुनिया को प्रकाश दिया। जी, तो आप लोग भी मेहनत से लगे रहिए। हाँ निराश मत होइए। सबसे बड़ी बात यह है कि निराशा को अपने आसपास मत फटकने दीजिए। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने के लिए अपनी मेहनत को आप 2 गुना 4 गुना कर दीजिए। ठीक है ना? तो देखते हैं भाई। ओके सर। हाँ, ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में बात करती हैं ये धाराएं। और 339 इसकी पहली धारा है जो बात करती है कि सदोष परिरोध क्या, सदोष अवरोध क्या होता है।
ठीक है, तो देखते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के विषय में 339 क्या बोलती है। ये कह रहा हूएवर वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पर्सन so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए भाई, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको उस दिशा में जाने का अधिकार होना चाहिए जिस दिशा से आपको बाधित किया जा रहा है जाने से, ठीक है, जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। इज दैट ओके? भाई आप किसी के घर में घुसने लगे अनऑथराइज और वो बंदा आपको रोक ले घर में घुसने से, तो यहाँ रॉन्गफुल थोड़ा ही होगा, यहाँ अवरोध जो है सदोष थोड़ा ही होगा, वहाँ तो उसका राइट है आपको अवरुद्ध करने का कि भाई कहाँ जा रहे हो, ये आपका घर थोड़ा ही है। कहीं कहीं रास्तों पे लिखा होता है कि यह रास्ता, यह मार्ग प्राइवेट मार्ग है, यह आम रास्ता नहीं है, तो वहाँ जिस बंदे को उस रास्ते पे जाने का अधिकार होगा केवल वही तो जा सकेगा। अब मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, पब्लिक कोई रास्ता है, कोई रोड है, वहाँ जाने से आप किसी को रोकते हैं, अवरुद्ध करते हैं, तो वहाँ के लिए 339 का मामला बनता है। क्या समझे कल्पना? सर इसमें ये तो बताया किसी व्यक्ति को एक दिशा में जाने का अधिकार है और उसे वहां से रोक दिया जाए, ना जाने दिया, तो ये सदोष अवरोध हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अवरोध जो है वो सदोष हो रहा है। इज दैट ओके? रॉन्गफुल है। ओके सर। उसका रोक, जो बंदा रोक रहा है उसको कोई अधिकार नहीं है रोकने का, वो अधिकार ना होते हुए उस व्यक्ति को उस दिशा में जाने से रोक रहा है जिस व्यक्ति को वहाँ से फ्रीली जाने का अधिकार है, तब ये धारा 339 एक्शन में आएगी। और इसका एक्सेप्शन कह रहा है 339 में अपवाद भी लिखा हुआ है। ये कह रहा है द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ए प्राइवेट वे over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offence within the meaning of this section। अपवाद कह रहा है कि भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावपूर्वक विश्वास है कि वहाँ बाधा डालने का उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप किसी व्यक्ति के प्राइवेट मार्ग में घुसना चाहें, वहाँ घुसे जाके, तो वहाँ तो वो रोक देगा आपको, वहाँ का रोका जाना इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या कहता है। इलिस्ट्रेशन कह रहा है इसका, ए ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पाथ along which Z has right to pass, A not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevented from passing, A wrongfully restrains Z। ये कह रहा है एक मार्ग में जिससे होकर जाने का यह का अधिकार है, ठीक है। अधिकार मैंने पहले भी धारा की बॉडी में भी मैंने कहा कि अधिकार शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। सद्भावपूर्वक यह विश्वास न रखते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ कोई सद्भावपूर्वक उस विश्वास उस व्यक्ति को नहीं है, ना कोई उसके पास कोई ऐसा विश्वास करने का आधार है कि उसको राइट है रोकने का, बाधा डालता है, यह जाने से तद्वारा रोक दिया जाता है, कै ये का सदोष अवरोध करता है। तो यहाँ कै रोक रहा है, उसको रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर रहा है। इज दैट ओके? 339 में किसी को कोई समस्या भाई कुछ समझ ना आया हो? 339 समझ आ गया सबको? हाँ शर्मा जी, हो गया। राजकुमार जी क्लास से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी आप अपना माइक खोल के बताइए। राजकुमार जी आप कहाँ से हैं? जी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं राजकुमार जी आप? चलिए लगता है उनको आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हाँ
अगला धारा जो है वो है 340, जो कि बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। देखिए 339 और 340 में अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आप दोनों धाराओं को अच्छे से समझिएगा। 339 अवरोध की बात कर रहा है, रेस्ट्रेंट की बात कर रहा है, और 340 कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। तो कन्फाइन शब्द आप पहले से भी समझ रहे होंगे कि कन्फाइन किसको कहते हैं। तो मोटा मोटी दोनों धाराओं में जो अंतर हमें दिखता है वो ये दिखता है कि सदोष अवरोध जो बात करता है 339, वो एक दिशा में आपको किसी सिंगल डायरेक्शन में जाने से रोकता है। और जो कन्फाइनमेंट शब्द है, कन्फाइनमेंट शब्द ये है कि आपको समस्त दिशाओं से रोक दिया जाए। कन्फाइन करना मतलब एक निश्चित बाउंड्री के अंदर आपको बंद कर दिया कि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दाएं बाएं एक निश्चित बाउंड्री से बाहर ना जा सकें। तो ये शब्दावली जो है यहाँ परिरोध है और वहाँ अवरोध है। देखते हैं 340 क्या कहता है। 340 कह रहा है भाई कि whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाता है। जी फिरोज जी, समझ आया 340 क्या कह रहा है? जी कुलदीप जी, आपके मित्र अमन जी क्लास में नज़र नहीं आ रहे 2-3 दिन से। अभी वो आए, ज्वाइन तो किया था उन्होंने, लेकिन फिर वो तत्काल लेफ्ट कर गए। क्यों कुलदीप जी? सर इसमें मैं बताऊं, जो बारात बंधक बनाई जाती है सर, वो है इसमें क्या? जैसे बारात आती है और वो सर इसमें एक मैटर आया था कि जैसे बारात आ जाती है और दहेज के लिए डिमांड करने लगते हैं उसी टाइम पे, तो उन्हें बारात को बंधक बना ली जाती है। अगर हम तब तक नहीं जाने देंगे जब तक ये इतना दंड नहीं देके जाएंगे जितना हमारे शादी में लगा हुआ है, इस तरीके का सर कुछ। हाँ, मतलब कि उनको कोठे में बंद कर दिया है, ले जाके देसी भाषा में बोले, बागपत वाली में बात करें तो है ना? क्यों? जी सर। हाँ, तो रॉन्गफुल कन्फाइन, तो 340 के इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। 2 इलिस्ट्रेशन बताए जा रहे हैं इसके। ये कह रहा है ए causes Z to go within a walled space and locks Z in. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing limit line of wall. A wrongfully confines Z. ये कह रहा है कि यह को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर के उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार यह दीवार की परिसीमा से परिसीमा से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। के ने यह का सदोष परिरोध किया है। इज दैट ओके? समझ आया भाई? बी देख लेते हैं। बी कह रहा है ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स ऑफ द आउटलेट्स ऑफ ए बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट्स टू लीव द बिल्डिंग। ए रॉन्गफुली कन्फाइंड जेड। पहले वाले में तो बंद करके ताला लगा दिया था, दूसरे वाले में बिल्डिंग के बाहर बंदूकधारी खड़े कर दिए कि जैसे ये बाहर निकले इसको टपका दो, फायर करो, गोली मारो इसको। तो गोली लगने के डर से बंदा क्या करेगा? अंदर दुबक के बैठा रहेगा। वो ना दाएं जा सकता, ना बाएं जा सकता, ना पूरब जा सकता, ना पश्चिम जा सकता, ना उत्तर जा सकता, ना दक्षिण जा सकता। तो इस प्रकार ये सब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के उदाहरण हैं। इज दैट ओके? 341 जो बात करता है वो सदोष अवरोध के लिए दंड की बात करता है, और 342 जो बात करता है वो सदोष परिरोध के लिए दंड की बात करता है।
341 में देख लेते हैं क्या दंड बताया गया है काहे के लिए, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए। ये कह रहा है whoever wrongfully restrains any person shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 100 rupees, 500 rupees or with both। तो ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास से, इसमें कारावास की जो तरीका है, जो प्रकार है, वो कैसा है, सिंपल, सादा, ठीक है, और जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, केवल 1 माह तक का सादा कारावास है 341 में, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 1 माह तक की सादा कारावास भी दी जा सकती है, या 500 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? क्यों जी? अब देखते हैं 342 क्या बात कर रहा है। ये बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। Whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। ये कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष प्रतिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ सज़ा कितनी हो गई? पहले वाले में 1 माह थी, यहाँ 12 माह तक की हो गई, 1 वर्ष तक की हो गई, यानी कि 12 गुना सज़ा बढ़ गई यदि आप किसी को रॉन्गफुली क्या करेंगे, कन्फाइन करेंगे, उसको सब दिशाओं से जाने से रोक देंगे। ठीक है माय डियर। अब इसमें जो आगे की धाराएं हैं ये इसी से जो मेन कंसेप्ट है वो सदोष अवरोध का और सदोष प्रतिरोध का, वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी की जो धाराएं हैं इनको आप सेल्फ देखिएगा। इसमें क्या है कि 3 अगर उसको कन्फाइन करें, हाँ, कि जहाँ से मतलब फिर उसमें उसका निकलना हो रहा हो तब तो अटेम्प्ट टू मर्डर का भी चार्ज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, वो ऐसी परिस्थितियों के लिए मतलब उसकी वो ऐसी परिस्थिति में पड़ सकता है कि भाई उसको मान लीजिए उसके पास कोई राइट नहीं है निकलने का, इसीलिए सेक्शन 100 में मृत्यु तक कारित करने का अधिकार दिया हुआ है हमें। एक आधार वहाँ ये भी है ना कि आपको इस प्रकार रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है कि आपके पास कोई चारा नहीं बचा हुआ कि आप किसी की सहायता प्राप्त कर सकें। तो वहाँ हम सेक्शन 100 में हम पढ़ के आए हैं कि वैसे व्यक्ति की मृत्यु तक भी कारित कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। तो इसीलिए तो है कि वो हमारी जान पे बनाएगी अगर हमने ना मारा तो। क्यों शोभित? ठीक है। तो ये बाकी की धाराएं, इसमें एक चीज़ देख लीजिए 345 को देख लेते हैं। ये कह रहा है wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued। ऐसे व्यक्ति को सदोष प्रतिरोध में रखना जिसके छोड़ने के लिए रिट जारी हो चुकी हो। कौन सी रिट जारी होती है सर्वजीत शर्मा जी ऐसे मामलों में? कौन सी रिट जारी होती है ऐसे मामलों में? सर्वजीत शर्मा जी बताएंगे। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन होती है सर। नहीं वो तो होती है। हैं? क्या कह रहे हो? सर जी बता रहा सर, 1 मिनट याद कर लीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉल कर लीजिए। कुलदीप जी आप बताइए। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। यस हैबियस कॉर्पस। यस, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के बारे में बाकी जो सभी रिट्स हैं वो अगेंस्ट द स्टेट जारी की जाती है बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हैबियस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है। और यही रिट है जिस पर
जी सर। जो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है वो अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा क्या होता है? कल्पना चौहान, आप बताइए। सर सीपीसी में धारा 11 में दिया हुआ है। क्या है वो? 11 में, 11 में तो दिया हुआ है, लेकिन है क्या? रेस जुडिकाटा है ना सर? जी, रेस जुडिकाटा। जी तो इस रिट पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल सर भी। याद नहीं है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी को हो रही है कि कुलदीप जी को ही हो रही है भाई? बाकी लोग बताइए, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है या कट रही है? अब ठीक आ रही है सर। हाँ, कई बार हो जाता है ये नेटवर्क इशू हो जाता है कभी कभी। तो इसके बारे में मैंने 2 चीज़ें बताई। फिरोज खान, क्या क्या बताया मैंने? रिट के बारे में, हेबियस कॉर्पस के बारे में 2 चीज़ें बताई। एक चीज़ तो ये बताई मैंने कि बाकी रिट्स तो जो है वो स्टेट के अगेंस्ट होती है, ये ऐसी रिट है जो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी हो सकती है। दूसरा, इस रिट पर रेस जुडिकाटा का जो सिद्धांत है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है भाई। अब 345 कह रहा है, जी सर। wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued. Whoever keeps any person in wrongful confinement, knowing that a writ for the liberation of the person has been duly issued, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years, in addition to any term of imprisonment to which he may be liable under any other section of this chapter. ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन किए हुए है और उसके विरुद्ध ड्यूली रिट इशू हो चुकी है, ऑनरेबल कोर्ट ने रिट इशू कर दी है कि उसको सेसरी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, तो वैसी अवस्था में यदि वो यह जानते पूछते उसके बाद भी वो उसको कन्फाइन किए रहता है तो उसको 2 साल का पनिशमेंट मिलेगा। और वो कैसा मिलेगा? इन एडिशन, मतलब जो उसको मेन धारा की सज़ा उसको मिलनी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, वो तो मिलेगी। उसके एडिशन में उसको 345 के अंतर 2 साल की अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। क्लियर हुआ भाई कुछ? कुलदीप जी? जी सर, बिल्कुल सर। शोभित, राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राजकुमार जी क्लास से जुड़े हुए हैं। मैंने आपसे पूछा था भाई अपना परिचय दीजिए। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो बताइए अपने विषय में कुछ। बोलिए। हाँ जी, क्या कर रहे हो? सर मैं संबल से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट संबल। डिस्ट्रिक्ट संभल से आप हैं? स्वागत है आपके क्लास में, बहुत अच्छी बात है। संभल जी, ये तो मुरादाबाद अमरोहा के आसपास है ना? जी सर जी, मुरादाबाद। चलिए, पहली बार क्लास से जुड़ रहे हैं हमारी? नहीं सर, पहले भी काफ़ी बार देखी है। नहीं, ओके ओके जब से पेड हुआ है सर तब से ज्वाइन नहीं कर पाए। ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप जुड़िए क्लास से, तैयारी में बने रहिए। देखिए, आप अगर किसी मकसद को लेके तैयारी कर रहे हैं तो उसे पूरी मतलब शिद्दत के साथ कीजिए। ढुलमुल रवैये की तैयारी अपने आप को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं होती है, ठीक है ना? बाकी सफलता असफलता तो कुदरताधीन है, ईश्वराधीन है, लेकिन हमें प्रयास अपना जो है वो पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए, ठीक है? जी सर। तो जी भाई 348 इसकी एक धारा है, वो देख लेते हैं। बाकी धाराएं इसकी आप जो मैंने छुड़वाई हैं वो आप सेल्फ देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका मैंने क्लियर करवा दिया है।
बाकी इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत घटा के बढ़ा के कहीं लिख दिया कि 3 दिनों से ज़्यादा अगर सदोष परिरोध में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो गुप्त स्थान में सदोष परिरोध में रखा है तो क्या होगा। बाकी तो आपका मेनली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सदोष अवरोध क्या है, सदोष परिरोध क्या है। बाकी तो अगर वो आपका क्लियर हो गया तो ये बाकी धाराएं तो आप स्वयं इसको देख लीजिएगा। 348 में बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है रोंगफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कह रहा है संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। इज दैट ओके? हम लोग कल ही बात कर रहे थे शोभित, 330 हम जब पढ़ रहे थे तो 330 में भी क्या था, वहाँ भी वो कन्फेशन प्राप्त करने के लिए उपैती दी जा रही थी, स्टेटमेंट ऑब्टेन करने के लिए प्रोसीजर। हाँ। तो फिर आपने कहा था कि सर अब कैमरे लग गए कुछ जगह, है ना। तो कैमरे लग गए तो उसका इलाज ये निकाला कि भाई जहाँ पुलिस वाले अपने क्वार्टर्स वगैरह में रहते हैं वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ अगर बंद करके रखोगे आप तो 348 एक्शन में आ जाएगा, क्योंकि वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा अगर वहाँ ऐसी जगह पे उसे बंद किया जाएगा। भाई आप प्रॉपर थाने की हवालात में रख रहे हैं, बाकायदा जीडी में एंट्री करके रख रहे हैं, तब तो आप रॉन्गफुल कन्फाइन नहीं कर रहे। लेकिन यदि अदर देन दैट प्लेस और आप उसको इवन जो है रिकॉर्ड में भी नहीं रखे हुए हैं, बुक भी नहीं किया हुआ आपने उनको, भी लगेगा अगर विदाउट एंट्री वगैरह थाने में रखते हैं तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ही। हाँ, अगर बिना एंट्री के हवालात में भी रखे हैं तब ये लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ भी कोई राइट आपका नहीं है कि आप किसी को बिना किसी जो वर्ड है रॉन्गफुली वो तो फिर सेटिस्फाई हो गया ना, बस विदाउट एंट्री वगैरह। बिल्कुल जी। तो ये कह रहा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कह रहा हुएवर रॉन्गफुली कन्फाइंस एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटोर्टिंग फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन confined any confession or any information which may lead to the detection of an offence or misconduct or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand or to give information which may lead to the restoration of any property or valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यहाँ सज़ा की जो अवधि है वो 3 साल तक पहुँच जाती है। 348 का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। ये कह रहा है संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। यहाँ परिरोध किस उद्देश्य से किया जा रहा है कि या तो वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करा दे या फिर वैसी संपत्ति के विषय में सूचना दे दे जो संपत्ति चुराई आदि संपत्ति है, मान ली चोरी चारी का माल है, वो कहाँ है, कैसे है ना। तो वैसी परिस्थिति में 348 एक्शन में आ जाता है। 348 कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करेगा कि उस परिरोध व्यक्ति से या जिससे या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या अवचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, ठीक है। या वह परिरुद्ध व्यक्ति या उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ जुर्माना, चूँकि जुर्माने की धनराशि नहीं खुली हुई है, जुर्माने की धनराशि जहाँ नहीं खुली होती है, फिरोज खान, वहाँ आईपीसी की कौन सी धारा एक्शन में आती है? जिस धारा में जुर्माने की कोई राशि अभिव्यक्त नहीं है, तो कौन सी धारा आईपीसी के एक्शन में आती है? फिरोज खान बताएं।
सर 62 है, 62। कल्पना सही कह रहा है फिरोज? 63 है, गलत का 63 है। भाई कल्पना तो 63 बता रही है, फिरोज आप 62 बता रहे हो। दोनों फैसला कर लो आपस में, सही कौन सा है। 63 या कन्फर्म है 63। सर एक बार इसको बता देना सर दोबारा से, क्या पूछा आपने? किसमें जवाब सर आप क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन मेरा ये है कुलदीप कि जहाँ किसी धारा में जुर्माने की राशि खुली हुई नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, बताई नहीं है, जैसे इस धारा में नहीं बताई है। इस धारा में कहा कि जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ जुर्माने की कोई राशि नहीं बताई है। कुछ धाराओं में हम पढ़ते हैं 1000 रुपये तक का जुर्माना, 5000 रुपये तक का जुर्माना, 100 रुपये जुर्माना, तो वहाँ तो अभिव्यक्त हो गई। जहाँ अभिव्यक्त नहीं है, मेरा सवाल ये था कि फिर आईपीसी की कौन सी धारा एक्शन में आती है। तो फिरोज खान ने पहले जवाब दिया 62, फिर कल्पना ने फिरोज को सही किया, करेक्ट किया, और कल्पना ने बताया कि धारा 63 वो धारा है जो एक्शन में आती है जबकि जुर्माने की राशि अभिव्यक्त ना हो। इज दैट क्लियर कुलदीप जी? जी सर, थैंक्स। सरजीत शर्मा जी बताइए क्या कहती है धारा 63? धारा 63 आईपीसी क्या कहती है सरजीत? जी भाई हमारे सर, जी हाँ, जिन सेक्शन में जुर्माना नहीं खुला है, जुर्माने की अमाउंट नहीं खुली, तो सेक्शन 63 के अनुसार होगा सर। हाँ नहीं वो तो बता दिया मैं, वो तो हम डिस्कस कर ही रहे, लेकिन 63 कह क्या रही है? 63 का जो बेसिक जो उसका फंडा है वो क्या है? सर ये मैंने पढ़ा नहीं, बता दो आप पढ़ के बता दीजिए। आप 63 पे जाइए, बेरक तो है आपके पास। जी है, हाँ तो सेक्शन 63 खोल लीजिए। खोल रहा हूँ सर। जी भाई भारत तोमर जी जुड़े हुए हैं क्लास से, वेलकम भारत। जी सर। अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो सम इज expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive। जहाँ भी यह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है, जितने की जुर्माना हो सकता है, वह अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं है। हाँ तो देखिए यहाँ न्यायालय के पास फुल पावर है कि वो जितना चाहे उतना जुर्माना कर दे, लेकिन न्यायालय को ये भी देखना है कि वो अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अनलिमिटेड है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी भाई? अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी दे दी जाए सरजीत शर्मा कि जिसमें एक्सीलेटर तो हो पर ब्रेक ना हो, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा सर। तो ऐसे ही और क्या होगा? ऐसे ही इस धारा में एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों साथ दिए हुए हैं। एक तरफ तो ये कह दिया कि न्यायालय को फुल क्षमता है कि वो जितना चाहे जुर्माना करे, है ना भाई? आपकी गाड़ी में 250-300 तक भागने की क्षमता है, लेकिन आपको भगानी तो उतनी है जितनी आप सामान्य तरीके से ड्राइव कर सको, आपके नियंत्रण में रहे। तो उसी प्रकार वहाँ ये भी कह दिया है कि आपके पास आप लिमिटलेस जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेसिवनेस से बचना है। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा जुर्माना नहीं लगा देना है कि सामने वाले की घर धरती बिकवा दो, बिल्कुल ख़त्म ही कर दो उसे। ठीक है? तो यहाँ आपका ये पार्ट आईपीसी के चैप्टर 16 का एक विशेष पार्ट जो था, जो कि सदोष, परिरोध और अवरोध से संबंधित था, वो 348 पे समाप्त होता है। और अगला जो पार्ट है इसका, वो बात करता है ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। इसको कल की क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास में हम वाणी को विराम देते हैं और आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। आप सभी अपनी मेहनत से तैयारी में लगे रहें, जुटे रहें। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। वेलकम के लिए थैंक यू। ओके।